चलिए, करंट अफेयर्स ये थर्ड पीडीएफ है और आज खत्म भी हो जाएगा। ये कुछ इसका पोर्शन जो है वो दूसरी मैंने आपको जो पीडीएफ दी है उसमें हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ छोटा बूटर वाला काम है, वो आपको वाली पीडीएफ के अंदर देखना जो मिली ना, कुछ इसका जो उसमें आपको पढ़ना, जिसमें चर्चित व्यक्ति कौन कौन है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आप देखना। सिंगल लाइनर क्या क्या चीजें हैं वो खुद पढ़ना। समझाने के पर्पस वाला जो है ये तीसरा और अंतिम है ये, ठीक है। दो हमने देखे, समसामयिक क्रॉनिकल हम पढ़ रहे थे, उम्मीद है कि नई वाली एडिशन आपने ले ली, अभी ली नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बता दूंगा। पर्यावरण और परिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ये ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग चाहें तो टेक टेस्ट सीरीज है कट्टा चक्र वाली, वो ले सकते हैं, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। चलिए, हम पढ़ाएंगे, फिलहाल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति बैटिलिप्स चंद्रायनी आई है। अब ये क्या चीज है, ये पहले समझ लेते हैं। एक ना तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में एक नया जीव मिला है, ठीक है, समुद्री, इसे कहते हैं मैरीन टार्डिग्रेड, समुद्री टार्डिग्रेड। अगर ये कभी आपने इस जीव को देखा नहीं होगा तो इसकी फोटो मैं आपको दिखाता हूं, ये है, ठीक है। तो ये एक तरह का जीव है जो कि मिला है, तमिलनाडु में मिला है ये, ठीक है। और इसका नाम जो है वो हमारे चंद्रयान के नाम पे रखा गया है, तो चंद्रयान, ठीक है। कभी आपने देखा पिक्चरें होती हैं हॉलीवुड की, तो उसमें जो ऐसे कुछ क्रिएचर दिखते हैं ना, तो उसी तरह का एक क्रिएचर है, एक ऐसा क्रिएचर एक मूवी में देखा था मैंने, ठीक है। तो वो भी इंस्पिरेशन इसी रहता है, ऐसे अलग अलग क्रिएचर। समुद्र के अंदर एक बात ध्यान रखना, समुद्र के अंदर 200 मीटर के बाद दुनिया अलग ही हो जाती है। 200 मीटर के बाद, 200 मीटर तक थोड़ी दुनिया अलग दिखती है, जो हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि 200 मीटर तक आपको समुद्र की रोशनी पहुंचती है। एक सवाल आपको ये बनेगा, ठीक है, कि समुद्र की रोशनी, सूरज की रोशनी समुद्र के कितनी गहराई तक पहुंचती है? लगभग 200 मीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो वहां तक तो लाइव आप देखते हो कि जितने भी मछलियां जो हैं वो 200 फीट है मेरे ख्याल से, ठीक है। फीट या मीटर में देखना क्या है, लेकिन 200 तो है ही है। तो सवाल भी चूंकि आया हुआ है ये, तो वहां पर समुद्र की रोशनी पहुंचेगी तो वहां के जो प्लांट भी होंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जीव भी वैसे ही पलेंगे, ठीक है, वैसे ही है आपके। लेकिन समुद्र बहुत गहरा है, ठीक है। अभी आप बिल्कुल टॉप लेवल की बात, लेयर की बात कर रहे हो। समझो कि नीचे जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, ठीक है, वहां के पेड़ कैसे काम करते होंगे, वहां के जीव कैसे काम करते होंगे, जो सूरज पर डिपेंड नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस से उनका जीवन चल रहा है। और ये टार्डिग्रेड जो है उसी चीज को जो है दिखा रहा है कि दुनिया में कितनी चीजें अलग तरीके से काम करती है। इसे क्या, समुद्र में जब स्टडी होती है तो पता नहीं अलग ही दुनिया दिखाई देगी। जिस दिन समुद्र के हम गहराई तक पहुंच गए तो शायद हम लोगों को अपने पूरे कॉन्सेप्ट, जो हाल फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही चेंज करने पड़ जाएंगे। अरे है भाई, ये है ना उसका, सबका मुंह थोड़ी नाक कान मुंह होता है सबका, एक ही तरह से क्यों समझते हो? वेद का समुद्र के अंदर कितनी गहराई है, ठीक है। तो ये जो है ये तमिलनाडु मिला, और चंद्रयान 3 जो है उसकी नाम पर चंद्रयानी दिया गया इसका नाम, ठीक है। क्या नाम है? बैटिलिप्स चंद्रयानी, ठीक है, ये है। और इसको जलीय भालू भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे कठोर जीवों में से एक आता है। कठोर जीव है ये, बड़ा ढीठ टाइप का है। चरम परिस्थितियों में भी ना ये जीवित रह सकता है, चरम परिस्थितियों में भी, मतलब चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, चाहे पानी कम हो, नमकीन पानी हो, गंदा पानी हो, कैसा भी होगा उसमें सर्वाइव कर जाएगा। ये क्वालिटी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, तमिलनाडु में मिला और एक समुद्री टार्डिग्रेड है, ठीक है, नाम बैटिलिप्स चंद्रयानी, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। चलिए, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। सवाल क्या आएगा? देखो, सवाल यह आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस टाइगर रिजर्व के अंदर जो खदानें चल रही हैं उसको बंद करने का आदेश दिया है। सवाल इस तरह से पूछाएगा। तो वह है सरिस्का, जो कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है। सवाल ये बन जाएगा क्योंकि खदान क्या करता है कि वो फिर वहां पे एनवायरमेंट का दिक्कत करता है, और फिर वहां पे जानवर वानवर जो है बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लिख लो। अब
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहचाने गए बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में आना था। ठीक, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला रिजर्व है। यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं बाघ, यहां से वहां, कुछ यहां पर इस लेवल की जो है फैसिलिटी है या एक्सपर्टीज आ चुकी है कि टाइगर को जब वहां पर अगर किसी एक जगह दूसरी का लाना हो या करना हो तो वहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेता होगा सर इसका, क्योंकि तमिलनाडु के राजस्थान के अंदर है। ठीक है, नेशनल पार्क्स की अगर बात करते हैं तो मैंने उत्तर प्रदेश का यहाँ पर नाम फोटो दिए हुए, और उत्तर प्रदेश की कम से कम आप जो है वो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ये कुछ टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ पर हैं। ददुआ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि पीलीभीत में है। ठीक है, तो सॉरी ददुआ कहाँ पे, ये लखीमपुर खीरी। ठीक है, और किशनपुर वाइल्ड लाइफ और जहाँ सेंचुरी भी है उसके अंदर भी है, वो भी उसमें ही है। ददुआ में ये 3-4 हैं। ददुआ टाइगर रिजर्व के अंदर ददुआ नेशनल पार्क भी है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये जो बहराइच के अंदर है। ठीक है, फिर एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो पीलीभीत में है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो बिजनौर में है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो चित्रकूट के अंदर है। तो ये तीनों चारों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लेना कि टाइगर रिजर्व के पास सवाल आ जाए तो मैच द फॉलोइंग वाला यूपी से संबंधित चीजें आएंगी, इस तरह से आएंगे। ये चारों पता होना चाहिए वो कहाँ है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, चित्रकूट में आ गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका बिजनौर में आ गया, और पीलीभीत जो है पीलीभीत में आएगा। तो कम से कम 2 और 3 तो आपको ढंग से आने ही चाहिए। ठीक है, हाँ लिख लो, चित्रकूट यहां पर होता है आपका। ठीक है, ये रानीपुर लिखा हुआ है, ये चित्रकूट है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व अलग होते हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क अलग है, और जो सेंचुरीज है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अलग होती है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है, लिख लेना बाद में। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो सीधे डायरेक्ट हवा से एक हवा को कैप्चर करता है, प्रदूषित हवा को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो रिच एयर है उसको कैप्चर करेगा और सीधे जमीन के अंदर वो स्टोर कर देगा। अब लोग क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अभी तक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को किस तरह से हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पेड़ हमें उगाने चाहिए, पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है ना, ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग। तो कुछ ऐसा ही यहां पर है कि ऐसी मशीन बनाई गई है जो कि प्रदूषित एयर को डायरेक्ट एयर कैप्चर यहाँ पे ये जो है वो लेती है और उसका फिल्टर करके सीधे जो है अच्छी एयर कर देती है, बाहर छोड़ देती है। मतलब एयर्स को लेगी, ठीक है, और बाहर कर देती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक काम और इसी संबंधित एक और काम और भी है कि प्रदूषित एयर को लेकर, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो उसको स्टोर करके जमीन में ही दफन कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा जो है वो जमीन में ही दफन हो जाता है, वो बाहर निकलता भी नहीं है। तो ऐसे अलग टेक्नोलॉजी है ये, हैं? नहीं, जमीन में नहीं निकलता। ठीक है, तो फिल्टर प्रोसेस है, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ फैंस ड्रॉ इन एयर लिया उसको फिल्टर किया, बाहर एयर छोड़ दिया सीधा। तो अलग अलग तरीके हैं। पहली बार किसने किया, ये पहले स्टार्ट हुआ है, स्विस स्टार्टअप कंपनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है, उसकी कंपनी है क्लाइम वर्क्स एजी। इसने आइसलैंड में एक काम किया है जिसका नाम है मेमथ होता है समय, नाम से विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट खोला है। आइसलैंड में खोला, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड कहाँ है, यूरोप के अंदर ही है। ठीक है, जहां पे ठंडा इलाका है। और मैमथ होगा यहाँ पे, ठीक, मैमथ नहीं होगा, मैमथ है। मैमथ क्या होता है, हाथी का बच्चा, हाथी का पूर्वज। ठीक है, हाथी का पूर्वज वो है आपका मैमथ, कहते हैं उसको। ठीक है, इस प्लांट में प्रति वर्ष 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता है। यह प्लांट वर्ष 2021 में ऑकलैंड में खोलने गए विश्व के पहले DAC+S प्लांट के 10 गुना बड़ा है। यह प्लांट मॉड्यूलर डिजाइन में बनाया गया है और 2024 के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यह क्या कर रहा है, यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर चट्टान के रूप में जमीन के भीतर जमा कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, बची उसको सॉलिड कर दिया, उसको जमीन में ही गाड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर प्लांट के चट्टान के रूप में जमीन के भीतर ही जमा कर देगा। सॉलिड कार्बन, समझ लो कि आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा।
वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खत्म कर दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में चलते, या जो भी ह्यूमन एक्टिविटी चक्कर में किस देश के सभी ग्लेशियर्स खत्म हो गए। ग्लेशियर क्या होता है? आइसलैंड नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े बर्फ के जो हैं चट्टाने होती हैं, ठीक है, तो आइस, बहुत बड़ी आइस होती है। तो वो ये ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, ये आपके पृथ्वी पर ठंडा रखने के लिए, पानी साफ पानी देने के लिए, सरफेस वाटर देने के लिए बहुत कामफुल होते हैं। तो ये वेनेजुएला के अंदर ये खत्म हो गया। साइज का छोटा होता जा रहा था, वो थोड़ा बहुत छोटा था, वो भी खत्म हो गया। पानी भी कहीं और से रिवर्स आएंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो वेनेजुएला भाई, जो नदियां हैं वो नदियां तो किसी और देश से भी जा सकती हैं। पहले तो बताओ वेनेजुएला है कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? कभी नाम सुना है वेनेजुएला का? कब सुना है वेनेजुएला नाम? हाँ, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ये है वेनेजुएला का, ठीक है ना। वेनेजुएला है, गुआना यहाँ पर है, ठीक है। इस सरी नाम है ये वेनेजुएला की। अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो गुआना में यहाँ पर कुछ मैचेस हुए थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, सरी नाम के अंदर भी इंडियंस बहुत सारे रहते हैं। बस सरी नाम समझ लो कि ये फ्रांस की कॉलोनी थी और गुआना जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है। तो ये लोग क्रिकेट खेलते, ये लोग नहीं खेलते, ये फ्रेंच थे ये लोग। वेनेजुएला है, वेनेजुएला और गुयाना की लड़ाई चल रही है, क्योंकि वेनेजुएला कहता है कि इसका आधा हिस्सा जो है वो हमारा हिस्सा है। तो इनके बड़े बवाल चल रहे हैं वेनेजुएला और गुयाना के बीच में, ठीक है। वेनेजुएला जो है यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहती है और इसका अमेरिका से बड़ा पंगा रहता है। अमेरिका वाले इनके चुनाव में बड़ा करते हैं। यहाँ तक कि ओपेक, ओपेक क्या है? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो तेल पेट्रोलियम जो होता है ना, जहां प्रोड्यूस होता है, वो कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो वेनेजुएला उसका मेंबर है। तो वेनेजुएला में अंदर तेल बहुत ज्यादा है, अवेलेबल है, बट चूंकि वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो तेल निकालते ही नहीं है। वो कहता है कि नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम लोग कम निकालते हैं, बहुत थोड़ा निकालते हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, कंपनियों को फायदा मिल जाएगा। और कंपनियों में खुद निकाल नहीं पाते क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है नहीं, कंपनी को देना चाहते नहीं है और खुद निकाल पाते नहीं है, ठीक है। तेल बहुत सारा है, इसी कारण जो है वहां इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। हाइपर हाइपर मतलब होता है, इन्फ्लेशन तो कहते हैं 5-6% इन्फ्लेशन है। जब आपका इन्फ्लेशन हो जाए 100, 200, 500, 400, ठीक है ना, मतलब कि जब आपको चाय पीने के लिए आपको बोरा भर के पैसा ले जाना पड़े, समझ जाना कि हाइपर, यानी कि हाइपर मतलब कि पैसे की करेंसी बिल्कुल जीरो ही हो गई है। कि चाय के लिए अगर तो बोलेगा हाँ भाई 1 लाख रुपए की चाय, एक बोरा भर के जब आप नोट लेके जाओगे, कि नोट भी छपवाना महंगा पड़ जाए, कि पेपर की वैल्यू भी ज्यादा हो जाए और नोट की वैल्यू कम हो जाए, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। एक ये कंट्री है, एग्जाम में आता है, और दूसरा कंट्री है जिम्बाब्वे, जो निकट भविष्य में जिनको हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है। ध्यान रखना इस बात का। हाइपर मतलब होता है बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई। हाँ, हुआ था, हाँ ठीक है, अभी हाल में तो हुआ है, ठीक है। तो ओपेक के नाम पे आएगा, आपका हाइपर इन्फ्लेशन के नाम पे आएगा, ठीक है। ग्लेशियर के नाम पे इसका आंसर आ जाएगा, गुआना से पंगा लेने के नाम पे आ जाएगा। और एक है इनके ना मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो है बहुत बनती है वेनेजुएला से, ये इत्तेफाक की बात है। वेनेजुएला से देखा कि काफी लोग जो हैं वो बन जाते हैं। क्या आज बात करेंगे इसके ऊपर। ये रहा ग्लेशियर, आपका छोटा सा पहाड़ था, ये भी खत्म हो गया, सिंक डाउन। पहले क्या था वेनेजुएला, पहले ग्लेशियर था, उसके बाद जब ग्लेशियर टूट के वो आइस शीट बन गया, मतलब आइस शीट में छोटा सा हिस्सा, ठीक है, वो भी खत्म हो गया, बच्ची कुची के साथ वो भी चली गई। हाँ भैया, आप अब तो शुरू हुआ है दिखना। और ये देखो, हमबोल्ट ग्लेशियर था, क्या नाम था, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लेंगे हमबोल्ट ग्लेशियर कहाँ का था, तो ये वेनेजुएला, याद रखिएगा हमबोल्ट, ठीक है ना। हाँ लिख लो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेशियर के ऊपर सवाल आता है, चाहे इंडिया ग्लेशियर हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, इधर ग्लेशियर, कई बार सवाल आए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हमबोल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मकड़ी की नई प्रजाति प्यूसेटिया छपराजनी रीवन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं मैं, ठीक है, प्यूसेटिया छपराजनीविरियन जो है, छपरा से आई है क्या, है ना, नाम ऐसे आते हैं, लगते हैं ना कि जहां पाई जाती है वहां से ही आ जाते हैं।
तो एक नई मकड़ी मिली है, कहाँ मिली है, एक वो थे, देखो अब जहां 2-3 बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो देखिए, मकड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आर्केनोलॉजी। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला आर्कोलॉजिस्ट नहीं है जो जो चट्टानों को और मॉन्यूमेंट्स को पढ़ता है, देखता है, और वो आर्कियोलॉजिस्ट हो जाता है, ठीक है, ये आर्चेनोलॉजिस्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिस भाषा में प्रोनाउंस करो, लेकिन स्पेलिंग देख लेना कि क्या पढ़ रहे हो। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट वही होगा भाई, तो ठीक है, जो भी समझ लो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन है अतुल बोडखे, ये थे, इन्होंने ग्रीन लाइनेक्स मकड़ी स्पाइडर को पहचान की जिसने अभी तक पहले कभी देखा नहीं गया था, ठीक है। मकड़ी का नाम जो है प्रोटियसा छपरा जिनिसुरिन रखा गया है, लगता है गांव के नाम पे रखा गया है, ठीक है। मकड़ी का यह नाम राजस्थान के ताल छापर क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, जहां ये खोजा गया था। फोटो दिखाते, सेल्फी यार, देखो ये है, ठीक है ना, अच्छी लग रही है, नहीं मकड़ी है तो अच्छी खासी, इतनी मकड़ी मैं डर सकता हूँ इतनी मकड़ी देख के, मुझे डर लगती है, अगर मकड़ी यहाँ पे आ जाए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, अब देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मकड़ी डर लगता है, मकड़ी से छिपकली से डर लगता है। अतुल बोर्ड के ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर प्रोटियस, हाँ राजस्थान में मिला है, ठीक है। और राजस्थान एक चीज और मिली थी, राजस्थान से एक सवाल और था, क्या था वो, राजस्थान संबंधित, हाँ बिना देखे क्या था, सरिस्का, गुड, ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी करो, छापर, चलो हो गया। एक नया पौधा मिला भाई, पौधे की प्रजाति का नाम है एम्बेलिका चक्रवर्ती, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती रिश्तेदार है क्या कोई ठीक है, एम्बेलिका चक्रवर्ती, ये भी किसी के नाम पे रखा गया होगा। हाल में वैज्ञानिकों ने केरल के एडमाइलर वन रेंज के भीतर आदि चिलिस्थोटी गांव में एक नई पौधे की प्रजाति एम्बेलिका चक्रवर्ती के की खोज की है। यह खोज SNM कॉलेज मलयानकरा एर्नाकुलम राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अच्छा NBRI, कई बार पूछा जाता है NBRI कहां पर है, तो लखनऊ के अंदर है, ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, अब जब हैदराबाद जाओगे ना तो रास्ते पड़ता है NBRI पड़ता है, कई बार पूछा गया है। और UAE का किंग फाहद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इस पौधे की प्रजाति करौंद है, ये पौधा खोज हुई इसके, करौंदा फिलिंथिसी परिवार संबंधित है। कौन, एम्बेलिका चक्रवर्ती, तो कि साइंटिस्ट का नाम पे पड़ा होगा ये, चक्रवर्ती को साइंटिस्ट होंगे, उनके नाम को ही डेडिकेट किया गया होगा, ठीक है, बढ़े आगे, पेड़ देख लो। अब ये हो गया, अब पर्यावरण से इतना ही था। अब रिपोर्ट और सूचकांक, ठीक है, क्या क्या है, पहली रिपोर्ट आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, कि कहां कहां पर लोग ज्यादा पर्यटक गए हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया में कैसा परफॉर्मेंस रहा होगा पर्यटकों का, टॉप 50 में होंगे इंडिया, चलिए। हाल में ही विश्व आर्थिक मंच, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने ये जो है सूचकांक जारी किया है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और कौन सी जारी कर रहा है, यात्रा एंड पर्यटन विकास। ये मत कंफ्यूज जाना कि यार पर्यटन है तो कहां पे आर्थिक मंच वाला करेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा नाम अलग है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो है उन्होंने इंडेक्स 2024 जारी किया है, जिसमें भारत को 119 देशों में 39वें स्थान दिया है। तो टॉप 40 में तो इंडिया है, 119 देशों में 39वें स्थान पे है। और जो गरीबों वाले जो सूचकांक होते हैं, दक्षिण एशिया निम्न मध्यम आय वाले देश हैं, उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है, जो निम्न मध्यम आय वाले लोग होते हैं। जैसे जो हम लोग बोलते हैं ना मिडिल क्लास, एक्चुअली हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोअर मिडिल क्लास है हम लोग, ठीक है, अपने आप को ज्यादा वो नहीं बोलने का, तो यहाँ पर भी निम्न मध्यम ही, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। और इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है अमेरिका की, सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, और फिर स्पेन और जापान है। आप कहाँ जाना पसंद करोगे, आप कहाँ जाना पसंद करोगे, अगर आपके पास कोई दिक्कत ना हो पैसे वैसे की और पूरी छूट हो,
तो कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे घूमना पसंद करोगे आप? मैं तो पहले इंडिया ही आप इंडिया घूमोगे और शिमला वगैरह। इंडिया छोड़ के? वेनिस में गए थे, वहाँ पानी में घूमना है। अच्छा, और? अरे ख्वाब देखो यार। स्पेन, टोमाटिका, टोमाटीने क्या होता है? टमाटर की खुली में खेलोगे? हाँ, तुम कहाँ जाओगी? इटली तो मैं क्या क्या? टोमेटिना, हाँ टोमेटिना। तुम क्या? अमेरिका? ओके। अब तुम सोच भी सकते हो तुम लोग यार। मतलब ये सवाल सिंपल सा पूछा कि भाई मैं आपकी इमेजिनेशन को परखूं मैं कि आपका क्या चल रहा था, तो वो भी हमें पता नहीं फिर हैं? नहीं, हम सर हरिद्वार जाएंगे पहले। अरे यार, मतलब कुछ तो, मतलब थोड़ा सा, मतलब इटली का है। इटली। इटली आओगे? हाँ, तुम कहाँ आओगे? फ्रांस। मच्छर नहीं होता वहाँ पे हैं? अरे कोई मुझसे ही पूछ लो। आपका क्या? स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड बहुत मन है। हैं? ब्लैक मनी? अरे ब्लैक मनी तुम लोग कमाओगे पीसर्स बनने के बाद, कि हम कमाएंगे? टीचर टीचर का ब्लैक मनी कमाता भाई, ठीक है। टीचर की मेहनत की कमाई होती है। टीचर भी यार ब्लैक मनी कभी तो नौबत ही नहीं आती है। नहीं चलाना पड़ता है। हाँ ठीक है। टीचर की मैं तो स्विट्जरलैंड में अच्छा है थोड़ा, उसके ना खूबसूरत देश बहुत है, बहुत है। मैं दोस्त के कुछ वो देखे हैं। तो मैंने विजिट कर वही देखा है, वो जो गाँव-गाँव से जाते हैं ना, हम्म, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस बार इस पैसे में खाएंगे। ठीक है। नहीं, अपने अपने देखने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए यार। देखो तो कभी बड़ा नहीं, कुछ लोग बहुत ज्यादा वो हो जाता है आइडियलिस्टिक। सर मैं पहले अपना देश घूमूंगी, मुझे साउथ के मंदिर बहुत पसंद है। मैं पहले मैं अपने नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा। और कभी भी ऐसा होता नहीं है, जब भी मौका लगेगा सबसे पहले भागेंगे, विदेश घूम के आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जितनी वैरायटी आपको अपने देश में मिलेगी उतनी कहीं नहीं मिलेगी। और किसी ने बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको घूमना है तो पहले इंडिया ही घूमो आप। इसने बहुत कि आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आप घूम जाओ, पहले 2 4 5 साल घूम लो, इंडिया को एक्सप्लोर कर लो। इंडिया में इतनी आपको जो भी दुनिया में मिलती है इंडिया में मिल जाती है आपको, ठीक है। उसके बाद घूम लो। ये किसी समझदार आदमी का है भाई, मैं नहीं मानता, लेकिन वो बात सही है। जैसे केरल चले जाओ, जैसे एक आता है गॉड्स ओन कंट्री, कौन है? केरला, ठीक है। केरला जाओगे तो आप जो वेनिस बोल रहे हो ना, वो केरला बस वेनिस का ही टक्कर दे रहा है वहां पे, ठीक है ना। है सचमुच खूबसूरत है केरला, ठीक है। और जो मैं जिस स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्विट्जरलैंड में जाके मैं सिक्किम भी जा सकता हूँ। सिक्किम, ठीक है, वो स्विट्जरलैंड ही है वो। तो मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ हमेशा बाहर ना देखें, अपने देश के अंदर देख सकते हैं। मुझे बहुत शौक है साउथ के मंदिर देखने का, बहुत शौक है। मंदिर बहुत इंटरेस्टिंग मंदिर है वो सब। नॉर्थ में कोई इतना मंदिर रहे ही नहीं है। तो वो है। और ज्यादा ज्यादा है तो आप अंडमान निकोबार जा सकते हो, बहुत अच्छा है अगर आपको बीचेस बहुत पसंद है। लक्षद्वीप है। इनफैक्ट आप नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है। आप नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करोगे ना, जिसमें आपका नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मेघालय बहुत खूबसूरत है ना। तो ये सब बहुत अच्छे हैं। बराबर करो। ये रैंकिंग है, दिख रही है। अकेले क्या जाना भाई, पैसा जेब में होगा, अकेले घूम सकते क्या? क्या बात करते हो यार? घूम सकते हैं तो अकेले। अकेले ही घूमना चाहिए। घूमना मेन है, अकेले ही मजा आता है। देखो भीड़ में तो पब्लिक मजा नहीं आएगा। भीड़ में तो किसी दूसरे को बोला तो किसी और को सबको मनाते बनाते निकल जाता है। वो फला फूले बैठा है, फला बैठा, बहुत से एक आदमी को और पकड़ लेना, बहुत से बहुत। लेकिन अगर मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत सोलो ट्रैवलर होते हैं। एक वर्ड है सोलो ट्रैवलर, यानी कि अकेले घूमने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत अलग तरह का एक फीलिंग आती है। चलिए, लेकिन हमारे देश में तो पूरे फैमिली आती है भाई, वो भी एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब अपने 4 5 लोग तो है ही है, चाचा ताऊ फूफा और मामा मामी, और उधर वाले भी जब आते हैं तो कम से 25 लोग हैं। अभी हमारे कुछ रिश्तेदार गए, कहाँ नेपाल, वो मंदिर है चिंतपूर्णी मंदिर है, क्या है नाम मंदिर है, एक मंदिर है नेपाल के बॉर्डर पे, पूर्णागिरी। पूर्णागिरी। पता लगा कि हमारे कुछ गए हैं, बच्चों छुट्टियां पड़ी थी ना, 45 लोग गए थे यार एक साथ। मैं 45 लोग कैसे जा सकते हो तुम लोग भाई, बताओ। क्या ट्रेन बुक कर ली थी पूरी तुम लोगों ने क्या? कुछ डब्बे 45 लोग गए थे एक साथ। इम्पॉसिबल है भाई। चलो। और वो और ऊपर से बोल लगे अरे अकेले में क्या मजा है, पूरी फैमिली ज्यादा मजा आती है। मुझे समझा रहे भाई, मैं कहा ठीक है ये भी सही है। और प्रॉब्लम पता क्या होती है कि अगर आपको कुछ खाने का मन लगा कि कुछ करे कि कोई आप कुछ खा लो, तो खा भी सकते नहीं है, क्योंकि क्या अकेले आप खाओगे तो ये बड़ा गलत हो जाएगा, और सबको आप दे नहीं सकते, तो आप खुद ही भूखे रह जाते हो। इतना पैसा खर्चा आपके पास होता नहीं है। तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ में आप अकेले नहीं घूम सकते भाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम का जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके देश में प्रेस को कितनी आजादी है।
इसके बाद सवाल पूछा था, 2 सवाल आएंगे, कौन रिलीज करता है? वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये फ्रेंच कंपनी है ना, फ्रेंच में नाम है ये, रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर, जर्मन नाम लिखा हुआ है तो इनफैक्ट। ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर मतलब कि ऐसे रिपोर्टर्स जो किसी देश के उसमें नहीं आता है और हर जगह पे जाकर अच्छा काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर सकें, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ये नहीं कि मतलब हमारे देश में आजकल मीडिया जो हो रखी है कि सरकार के साथ ही चलती है, सरकार वो वाले नहीं है, कुछ लोग इंडिपेंडेंट टाइप की भी होता है, अच्छा करते हैं। फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, उसमें भारत की रैंक ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी, 159। तो आप रैंक देख समझ जाओ कि भारत की पत्रकारिता का हालत क्या है, रिपोर्टिंग की हालत क्या है क्या। और ये भी है, पिछली बार 161 थी तो सुधार हुआ है भाई, हमारे 161 से 159 पे आए हम लोग। ठीक है, काफी सुधार हुआ है, 2 पॉइंट सुधार हुआ है। इसी प्रकार सुधार भारत का स्कोर 31.28 है, जबकि 36 पॉइंट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्वे शीर्ष पे रहा है, और जैसे कंट्री भी, नॉर्वे बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत अच्छे इथिकल, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो तीनों इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गए। और बुरे कौन? इटीरिया 180, सीरिया 179, तो हम लोग 159 पे हैं और सीरिया जो है 179 में है। तो मतलब समझ जाओ कि सीरिया जैसी हालत के आसपास ही हैं हम लोग, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, सीरिया 179 और हम 159, बिल्कुल आसपास ही हैं। ठीक है, और किन बातों पर ध्यान देता है? राजनीतिक संदर्भ, पॉलिटिकल, कानून ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। ठीक है, इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर है कि एक रिपोर्टर रिपोर्ट लिख रहा है तो बच भी रहा है कि नहीं है, उसके खिलाफ क्राइम तो नहीं हो रहा। दूसरा, उसको सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कानूनी ढांचा कैसा है, कानून वहां पर है कि नहीं है कि वो लिख सकता है नहीं सकता है। पता लग रहा है कि उसने कुछ लिखा और उसको भी जेल हो जा रही है। जैसे कि अभी लंदन के अंदर बड़ा राइट्स चल रहे हैं, वहां पर दिक्कत चल रही है। ठीक है, माइग्रेंट्स और प्रो माइग्रेंट्स और एंटी माइग्रेंट्स के बीच में विवाद चल रहा है। कुछ कहते हैं कि भाई माइग्रेंट्स ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं, क्राइम कर रही है। तो वहां पर कोई एंटी माइग्रेंट सोच वाले बंदे होंगे, उन्होंने खाली यूट्यूब, फेसबुक पर पोस्ट डाल दी कि हमें नहीं चाहिए माइग्रेंट्स, बोलो जाओ अपने देश। तो लंदन में की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अच्छा, इसको तुम रिपोर्टिंग भी नहीं कहोगे, इसको तो ये तो और अलग लेवल की चीज हो गई है। तो कई बार आप रिपोर्टर देखते हो कि रिपोर्टर कुछ लिख देता है तो कितना हंगामा मच जाता है। ठीक है, तो सुरक्षा मिल रही है, वो अपनी बात लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। तो ये सब ऐसे रिपोर्ट, मतलब बहादुरी वाली रिपोर्टिंग को कवर करने के लिए ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से बनाए गए हैं। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं, ठीक है, ये रिपोर्ट है, इसको संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों में विभाग ने यूएन डेसा में मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें ये, अच्छा, इसमें सवाल क्या बनता है, अलग अलग, जैसे जब पेपर देने जाओगे ना, अब वैसे तो देखो मुझे लगता नहीं कि वो क्वेश्चन याला क्वेश्चन आएगा। अमूमन जब पेपर हमारा मई में होता है ना, और जब हमारा पेपर मार्च अप्रैल मई में होता है, तो क्या होता है, एक सवाल बनते हैं आपको वहां पे कि फला रिपोर्ट ने कितना भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब प्रोजेक्ट की है। तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी आता है, ठीक है, आईएमएफ भी आता है, इंडिया का आरबीआई भी आता है, सरकार भी आती है, हर तरह आती है। तो उसमें आपको असल में बनाना पड़ता है, लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, और आपको फिर कि भाई किसने क्या कहा। तो कुछ ऐसे ही है कि विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट है, जिसमें बोला है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2 रहेगी 2024 में, और 25 में 6.5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो आप जब बनाइएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, तो उसको इस तरह से कैटेगराइज करना कि याद हो सके, तो ये याद ही नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी आप जितने भी होंगे सब 6.1, 6.2, 6.3 इसके आसपास सब कर रहे होंगे, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला था। ठीक है ना, तो बस यही सब बात, कुछ नहीं, इसको याद करना है। तो 24 में कितनी रहेगी? अच्छा नहीं, 6.9 अनुमान है, पहले 6.2 बोला था, अभी 6.9 प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 24 के लिए 24-25 जो होगा वो है, या जो है वो 25-26 होगा वो। ठीक है, या क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च चलता है। क्यों चलता है? हिंदी कैलेंडर के ऊपर, हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, ठीक है ना। ठीक है, कौन सा संवत है? शक संवत। ठीक है, शक संवत के हिसाब से चलता है। तो हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर होता है वो 1 तारीख को, 1 अप्रैल को होता है। ठीक है, हाँ, वो अप्रैल फुल बेवकूफी है। असल में आप देखो ना कि नया चीज
नया फसल का टाइम आता है, ठीक है ना, उसके लिए इस होता है। अंग्रेजों ने कैलेंडर बनाया। एक चीज 31 दिसंबर में और 1 जनवरी में क्या फर्क है? क्या कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ? नहीं हुआ। कुछ फसल चेंज हुई? नहीं हुई। तो हैप्पी क्या इसके अंदर? क्या चेंज हुआ भाई? हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है ना कि फसल, एक पुरानी फसल गई और नई फसल आ रही है। नई फसल मतलब नया साल, मतलब ठीक है ना, अब नया साल आ रहा है कि फसल आ गई, नई फसल बोई जाएगी। तो आपने अपने सिस्टम को एग्रीकल्चर जोड़ दिया, समझ में लॉजिक बन रहा है। 31 दिसंबर में और 1 जनवरी में क्या फर्क है? बताइए क्या हो जाएगा उस दिन? क्या कुछ है डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। ठंड बराबर है, कोई फसल नहीं है, एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ नहीं है, सूरज चांद जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये बोलते कि सूरज इस समय इधर जाके उधर निकल आएगा, वो भी नहीं प्रूफ कर पा रहे हो। तो कौन साइंटिफिक है, हम लोग कि वो लोग? ठीक है, तो हम लोग जो है वो शक संवत चलते हैं और उसके हिसाब से 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। फोर्ब्स 30 अंडर 30, ये क्या चीज होती है? 30 लोग जो 30 साल से कम उम्र के हैं और बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है अपनी अपनी फील्ड में, झंडे गाड़े हैं। ठीक है, तो फोर्ब्स मैगजीन का नाम है फोर्ब्स, ये मैगजीन देख रहे हो, ठीक है। और ये अमीर आदमियों की लिस्ट निकालती है, अगर आप सुना होगा रिचेस्ट मैन फोर्ब्स निकालता है, तो ये बहुत ज्यादा एक सब करती है। ठीक है, 40 अंडर 40 का भी आता है, 30 अंडर 30 भी आता है, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का भी आता है, वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये सब आता है, तो ये फोर्ब्स देता है। तो इन्होंने 30 अंडर 30 में जो है वो 4 लोगों का नाम दिया है, जिसमें इंडिया के स्टैटिक के सह संस्थापक अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा और द डिस्पोजल कंपनी के संस्थापक भाग्यश्री जैन शामिल हैं इसके अंदर। तो ये 2-4 नाम है, आप देख लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, यंग 30 एंड 30। ठीक है, वो जो बिजनेसमैन है जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ उन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है, उन लोगों का नाम है। ठीक है, आगे बढ़े। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 24। अच्छा, अब इसमें देखो हुआ क्या कि भैया जो आपके घर परिवार वाले जो जाते हैं विदेश, वह काम करते हैं और पैसा भेजते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। ठीक है, तो रेमिटेंस के ऊपर रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वालों रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 24, जिसके अंदर ये बताया है कि भारत को 2022 में कितना रेमिटेंस मिला है? $111 बिलियन प्राप्त हुआ है, 111 बिलियन। और एकमात्र कंट्री दुनिया की है जहां जिसने 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, तो बहुत पैसा इंडिया बहुत आगे है। बाद में मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस वगैरह आते हैं और इंडिया 111 बिलियन। मतलब इंडिया वाले इतने कंजूस हैं या इतने घर परिवार के दोनों सोचते हो। ये तो बात है कि इंडियंस जो बाहर जाता है तो वो पैसा खर्चा नहीं करता है, वो अपने घर को ही भेजता है पैसा। ठीक है, ये शो कर रहा है, डेटा शो कर रहा है। वहां पर ये नहीं कि पार्टी करेगा, पैसा कमाएंगे, पार्टी नहीं करेंगे। वहां ये नहीं कि वो लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, सब पैसा था कि परिवार को मुझे कुछ बनाना है। ठीक है, तो सारा फोकस परिवार के ऊपर होता है उनका। जमीन खरीदो, जमीन ले लो, ठीक है, ये ले लो, वो सब रहता है, पूरा फोकस। तो पारिवारिक आदमी है, परिवार से दूर रहते हैं, तो पैसा कमाते तो उनको परिवार की वैल्यू पता होती है। और अमेरिका वाले क्यों कहते हैं हमको? वहां हमारे देश में तो नाइट लाइफ भी नहीं है ना। नाइट लाइफ मतलब कि भाई या वीकेंड वाली कुछ फंडा भी नहीं। अगर आप बैंगलोर और वहां बड़े शहरों में नहीं रहते हो तो वीकेंड का कल्चर आपको नहीं पता क्या होता है वीकेंड। भाई हमें तो पता, शनिवार को पिक्चर आया करती थी टीवी दूरदर्शन के ऊपर, मुझे ये बताया शनिवार संडे है, या बहुत पहले शक्तिमान जो आता था शनिवार को आया करता था, बाद में संडे को हो गया वो शक्तिमान। ठीक है, ये हमारा वीकेंड हुआ करता था। या वीकेंड होता है सोने के लिए, शनिवार की रात सबसे बढ़िया होती है। हफ्ते में सबसे अच्छा जो होता है वो शनिवार की रात होती है। अब बताए संडे को जाना नहीं, ना ऑफिस जाना ना स्कूल जाना है, संडे शनिवार। और सबसे बकवास कौन सी जो मुझे पसंद आती थी वो मंडे की सुबह और संडे की रात। संडे की रात में सबसे खराब लगती है, तो फिर वही रूटीन। ठीक है, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, बिजली बनाने का काम, इस पे रिपोर्ट आई है। ठीक है, इसमें इंडिया जो है वो तीसरा बड़ा देश बन गया है जो सौर ऊर्जा में से उत्पादन करते हैं, उसको करने में तीसरे नंबर पे आ गया भाई। ठीक है, जापान को पीछे कर दिया है और लगभग 113 बिलियन यूनिट जो है सौर ऊर्जा इंडिया ने बना ली है। 113, जापान 110 बनाई थी, इंडिया ने 113 बना दी है। तो मोदी जी के कुछ अचीवमेंट के अंदर ये आता है, सौर ऊर्जा के ऊपर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और ये इंडिकेट दिख रहा है यहाँ पर कि जिस तरह आंकड़े जो है $113 बिलियन यूनिट्स पे आ रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ गया, हम लोग ध्यान रखना सौर ऊर्जा के ऊपर। ठीक है, अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर सूरज से बनने वाली ऊर्जा जो है
पूरी बिजली की 5.5% है, यानी कि बाकी जो 95% होगा वो थर्मल पावर भी होगा, न्यूक्लियर पावर भी होगा, हाइड्रो पावर भी होगा। 5.5 पावर जो है वो सोलर एनर्जी से बन रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी यही है, लगभग इंडिया के लगभग पूरी बिजली में से 5.8% जो है वो सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो लगभग हम ग्लोबल जो एवरेज उसके बराबर ही आसपास है, जो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ 4-5 साल के अंदर भारत ने 17 गुना वृद्धि की है सोलर में। इंडिया ने सचमुच अच्छा काम किया है। मोदी जी के सरकार में 2014 से पहले इतना नहीं होता था सोलर एनर्जी के ऊपर काम, ये मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है सोलर एनर्जी को लेकर। ठीक है, तो ये सचमुच उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गाजियाबाद, गुड़गांव में। ठीक है ना, तो वो बनवाया और इंडियन लगातार सोलर पर काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़े। 2024 आंतरिक विस्थापना पर वैश्विक रिपोर्ट। अच्छा, इसमें क्या है कि जो लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन दो तरह के होते हैं, अपना देश छोड़कर दूसरे देश चले जाओ, एक माइग्रेशन वो होता है। एक होता है कि अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाओ, माइग्रेशन वो होता है। विस्थापना कहते हैं ना, विस्थापना, माइग्रेशन करना। ठीक है, तो यहां पर जो बात हो रही है वो आंतरिक हो रही है, इंटरनल, कि देश के अंदर ही अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरे गांव दूसरे शहर में चले गए, उसे इंटरनल आंतरिक कहते हैं। तो ये भी अच्छे खासे लेवल पे होती है। कई कई तरह के इसके रीजन है। नौकरी के कारण विस्थापना होती है, जरूरी है। शादी हो जाती है, औरत जो है दूसरे गांव चली जाती है, वो भी एक तरह का माइग्रेशन होती है, कल सोशल माइग्रेशन है। नौकरी के लिए जा रहे हो आप, ठीक है, तो नौकरी, आपको बिजनेस करने जाना है, या कभी कोई मिस हैपनिंग हो गई है कि आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, तो हो रहा है, हिंसा हो गई, कहीं हिंसा, किसी इलाके में हिंसा हो गई तो वहां के लोग कहीं और जा रहे हैं, कुछ डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो वहां से लोगों को खाली करा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, तो ये सब विस्थापना में आता है। ठीक है, तो आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष के 17.1 मिलियन से बढ़कर 75.9 मिलियन हो गई है। अब 7 करोड़ लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं, इंटरनली हुए हैं। ठीक है, इधर उधर गए हैं। अब उसमें 68.3 मिलियन लोग जो है संघर्ष के कारण, हिंसा के कारण, और 7.7 मिलियन लोग जो है आपदा के कारण हुए हैं। तो हिंसा, अब इंडिया में तो इतना हिंसा का नहीं है, लेकिन अगर आप अफ्रीका जाओगे तो अफ्रीका में कितना वहां पे वायलेंस होता है। तो बता, कि मान लेते जैसे कि अभी जैसे बांग्लादेश के अंदर है, वहां पर रिवोल्ट हो गया, ठीक है, तो वहां से कई लोग भाग के इंडिया आना चाहते हैं। आप देखोगे कि बॉर्डर पे बहुत सारे जो हैं बांग्लादेशी हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया में उनको परमिशन मिल जाए। ठीक है, तो वो सब इसके संघर्ष कारण होता है। मौसम संबंधी आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापना 2022 की तुलना में 2023 में 1/3 कम हो गया। तो मौसम के कारण जो विस्थापना हो रही है उसमें गिरावट आई है, और पिछले 5 वर्षों में संघर्ष और हिंसा के परिणामस्वरूप आंतरिक विस्थापना में रहने वाले लोगों की संख्या 22.6 मिलियन या 14% वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि 2022-23 में हुई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। योजनाएं और कार्यक्रम देख लेते हैं फटाफट। टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया। टेलीस्कोप क्या होता है, क्या दिखाता है टेलीस्कोप से? टेलीस्कोप से क्या दिखा जाता है? टेलीस्कोप से क्या दिखा जाता है? दूर की चीज। क्या दिखना जाती है? दूर भविष्य है। दूर में क्या दिखना जाती हो? क्या देखोगे टेलीस्कोप से? अगर आपको मैं टेलीस्कोप दे दूं मैं आपको, आप क्या देखोगे? तारे, बोलो ना, तारे देखने आती है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए एक टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शैक्षिक संस्थान और आम जनता दूरबीन और बाइनाकुलर, इंग्लिश में इसको बाइनाकुलर बोलते हैं, दूरबीन में इंग्लिश में बाइनाकुलर बोलते हैं, ठीक है, उधार ले सकते हैं। यानी कि आप जाकर तारामंडल से आके बोलिए कि मुझे ये जो है टेलीस्कोप चाहिए छत पे, तो कुछ भी जो उनका फीस होती होगी, और आप छत पे लगाइए और देखिए बड़े तरीके से। इससे मेन है कि अटैचमेंट हो, आप अवेयर हो, बच्चे देखें और इंस्पायर हो। ठीक है, तो किया गया। कार्यशाला में टेलीस्कोप, ऑप्टिक्स रखरखाव, दिन के समय में खगोल विज्ञान, रात्रि के आकाश अवलोकन और एस्ट्रो फोटोग्राफी जैसे विषय शामिल हैं। एस्ट्रो तारों की फोटो खींचना। और अगर सुशांत सिंह राजपूत जो था उसको बहुत शौक था, इसके वजह से टेलीस्कोप था भी, वो गलत जगह चला गया यार। फिल्म इंडस्ट्री समझदार लोगों के लिए नहीं होती है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है वो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं ना, उनका बौद्धिक लेवल कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो कम है। और जो बंदा जिस लेवल का है, जिसका शौक ही एस्ट्रोनॉमी के अंदर हो, तो उसका नेचुरल है कि उसका एक अपना आईक्यू ऊपर था, तो वो ना फ्रेंड नहीं बना पाया, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग नहीं थे, गैप बहुत ज्यादा था अंडरस्टैंड करने में चीजों को लेकर। ठीक है, और जब उसका थोड़ा सा
वो बुरा वक्त आया है, जो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हुई, तो उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं बचे कि वो अपनी बात शेयर कर सके, क्योंकि जो माता पिता भी हैं वो बहुत दूर है, वाले फ्रेंड्स भी चले गए और नए फ्रेंड्स बने नहीं, नए फ्रेंड्स बने नहीं, पुराने फ्रेंड्स दूर हैं, तो डिप्रेशन में फिर साइड कर लिया। ड्रोन दीदी की योजना, ड्रोन क्या चीज होती है, देखा कब ड्रोन, क्या होता है ड्रोन, क्या होता है ड्रोन, ड्रोन क्या है, आपने देखा तो है ड्रोन कैसा है, 4 टांगे होती हैं, 2 हाथ होते हैं, क्या होता है ड्रोन, अभी तुमने कहा देखा है हमने, घूमता है ऐसे करके शक्तिमान जैसे, आपने देखा है ड्रोन, ड्रोन तो क्या कहते हैं, अरे बाप रे बाप, मैं फिर मुझे याद आ गया अपना वो बात कि जितना मैं नीचे आता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये अंत नहीं है, इसके नीचे और जाया जा सकता है, उड़ने वाला रहता है ड्रोन। उसके नीचे जाया जा सकता है, वो उड़ने वाला ही ड्रोन होता है वो, जो ठीक है, जो कल हमने क्या पढ़ा था, पायलट लेस वाला पढ़ाया था, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है ना, तो वो हवा में उड़ता है, ठीक है, जो बॉम्बर था वो ठीक है, सर मेल मक्खी वो ड्रोनोफिला जो बोलते हैं ना, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, वही ना ड्रोसोफिला, तो उसका लार्वा रहता है मक्खी, ड्रोसोफिला। चलो ठीक है, वही ड्रोन होगा, मेल मेल मक्खी रहती है, उसको ड्रोन बोलते हैं। मान लेते हैं ड्रोन है, ठीक है, लेकिन वाला ड्रोन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अब ड्रोन दीदी वाला मक्खी हो दीदी, ठीक है, वो तो नहीं चलेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसे खिलौने देखे हैं जो हवा में उड़ते बच्चे हैं, इस तरह का होता है, उड़ता अपने आप, रिमोट करने से क्या आता है, और छोटे, हाँ प्लेन, वो बड़े और टेक्नोलॉजी, बड़े लेवल पे बम भी फेंक सकते हैं वो लोग, कई काम कर सकते हैं वो, ठीक है, तो ऐसे ही ड्रोन बनाया जा रहा है, फोटो मैंने लगाई होगी, इसमें लगाई नहीं क्या नीचे, ये है ड्रोन दीदी यार, यहाँ मैं फोटो लगाई तो थी मैंने, ये देखो इस तरह से खेती बाड़ी हो रही है, तो ऐसे ना कई लोगों को सिखाने की बात कोशिश करी कि जो है औरतें, जो 15,000 औरतों को सिखाया जा रहा है कि उनको ड्रोन चलाने की शिक्षा मिल जाए, जिससे खेती से संबंधित वो है, इस तरह आपको पेस्टिसाइड डालना है, कुछ इंसेक्टिसाइड डालना है, तो वो ड्रोन यूज करके डालें। मुझे ये लगता है सर, हाँ। मुझे ये लगता है पूरा कैप्चर करें। दुल्हन आ रही है तो वहां से सर, ये ड्रोन पैरों के पास से निकलते हुए जाता है ना, देखा है? मुझे लग रहा है मक्खी की मॉडल हाँ ठीक, अरे मक्खी छोड़ दो यार, हम निकलो मक्खी से बाहर, लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये है ड्रोन दीदी योजना है, जिसके अंदर खेती में जुड़ी जो औरतें हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो छिड़काव कर सकें। आपने अमेरिका वगैरह में देखा होगा, वहां तो खैर बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वहां पे जहाज को यूज करते हैं वो लोग, तो कि उनको स्प्रे करना हो तो बड़े बड़े होंगे, तो हमारे तो छोटे छोटे खेत होते हैं, लैंड, हमारे तो छोटे छोटे खेत हैं, वहां तो खड़ा हुआ आदमी डाल देता है, लेकिन वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है, 15,000। अमेरिका में किसान इंसान भी पहचान लिया, तो उसमें एडवांस रहता है। इंडिया में तो होता, आप देखो ना, अगर आज से 25 साल पहले के लोगों को देखोगे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चलो हमारे घर में कूड़ा उठाने वाला आदमी आता है, ठीक है, अब सो कॉल्ड वो असम से संबंधित है, ठीक है, असम से या बांग्लादेश से आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी असामी भाषा है, तो अगर आप उसके कपड़े देखोगे, लड़का मुझसे कम उम्र का है, तो बिल्कुल हाईटेक कपड़े पहनता है, जीन्स वीन्स, टी शर्ट वी शर्ट, बढ़िया कूल डूड की तरह बैठे हुए, ठीक है, लेकिन अगर आज से 25 साल पहले जाओ, अगर आप देखोगे, 20 साल पहले देखोगे, तो वैसे काम करने वाले उसके जो घर के लोग थे, उनके कपड़े वैसे नहीं थे, कपड़े चेंज थे, ठीक है, तो होता क्या है, सोसाइटी में कपड़े कौन से मिल रहे हैं, ये देखो ना, सोसाइटी में कपड़े भी तो वैसे ही मिल रहे हैं ना, उसके पापा वाले कपड़े भी तो नहीं मिल रहे हैं, तो जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, अवेयरनेस फैलती है, थोड़ा परचेसिंग पावर आती है, तो वो लोग भी वही कपड़े खरीदते हैं, वैसे हो जाते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं। और एक चीज बताऊं आपको, अमेरिका में सिर्फ मात्र 2% लोग हैं जो खेती करते हैं, हमारे यहाँ लगभग 50% लोग हैं जो खेती करते हैं, 2% लोग इतना उगाते हैं कि उनका पैसा बहुत होता है खेती से, तो वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। हमारे यहाँ 50-60% लोग मात्र 14% चीजें जीडीपी का कमाते हैं, 50-60% लोग मात्र 14%, अगर मैं रेट सही है तो इतना कमाते हैं, तो कितना बचता होगा उनके पास, खेती से क्या कमाई होती है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड और नीचे ही आता है, इसलिए स्मार्ट नहीं बन पाते। और आखिरी में है सबसे बढ़िया बैंक पैसा कमाने में कौन रहा है, वो रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, उसने क्या किया है, सार्वजनिक क्षेत्रों में ऋणदाताओं के बीच कुल कारोबार और जमा एकत्रित, यानी कि उनमें कितना पैसा जमा किया गया सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट के अंदर जमा एकत्रित, एफडी के अंदर, ठीक है, और कितना लोन दिया, ठीक है, इसमें जो नंबर 1 जो रहा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा है, ठीक है, नाम सुना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम में वो एसबीआई वगैरह होता है, इसका वॉल्यूम छोटा है लेकिन वैसे रेट बड़ा है इसमें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है, तो ये आज का हो गया, ये खत्म हो गया।
ठीक है।